सरकार ने अगर राजौरी के रहने वाले लोगों की बात वक्त पर सुनी होती तो आज ये परिवार गुस्से में नाराज़ नहीं होता। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने परिवार के लोगों से बात करना चाही। इन्होंने एक बहुत सीधी, सटीक और सच्ची बात कही और मैंने बिल्कुल इनसे एग्री किया। इन्होंने कहा कि जनाब, आप कैमरा लेके आए हैं, आप फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, आप निकल जाओगे। उसके बाद हमें उसी चक्की में पिसना है जिस चक्की में आम आदमी तब पिसता है जब उसके मकान को फ्लड में नुकसान हो जाए या कोई आसमानी आफत आए, उसकी वजह से उसके माल मवेशी का नुकसान हो जाए। वो जो चक्की है वो बड़ी ख़तरनाक चक्की है जी। पहले पता बताना पड़ता है ये ज़मीन हमारी थी, कागज़ लाओ जी, साबित करो जी। फिर नाइब साहब के पास घूमो, फिर पटवारी साहब के पास घूमो, फिर तहसीलदार साहब के पास घूमो, फिर एडीसी साहब के पास जाओ, फिर एसीआर के चक्कर लगाओ। वो सारा कार्यक्रम जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद जाके सरकार लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का एक चेक पकड़ाती है और कहती है जी इससे आप अपना मकान बनाइए। अब आज के वक्त की हकीकत ये है कि अगर आपको मकान बनाना है तो 4-5 लाख रुपया तो आपको मकान की शुरुआत करने में, प्लंथ डालने में लग जाता है। लेकिन अगर आप परिवार के लोगों को देखेंगे और इनके फर्जंद हैं, इनका गुस्सा मुझे बिल्कुल बजा लगा और यही हकीकत भी है। हम माइक लेकर आ जाते हैं, फ़ौरन एक वीडियो बड़ी खूबसूरत सी बनाते हैं और उसके बाद हम चर्चा करते हुए जाते हैं जी हमारी वीडियो आज वायरल हो गई, बड़ा अच्छा हो गया जी, 1 मिलियन हो गई, 2 मिलियन हो गई। लेकिन वापस मुड़ के हम कभी नहीं आते देखने के लिए कि उसके बाद उस ख़ानदान का क्या हुआ, उस परिवार का क्या हुआ। अब इनकी मुसीबत, बेसिकली परेशानी ये है कि ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं, इन्हें बीपी और उसके अलावा कई और मेडिकल इश्यूज़ हैं। अब सरकार ने यह रिलीफ कैंप तो लगा दिया, लेकिन बच्चा फ़ौरन दवाई लेकर, ये लिफाफा इनके हाथ में है, ये दवाई लेकर जो है यहाँ पहुँच गए हैं कि अम्मी के पास दवाई भी नहीं रही है। और बुज़ुर्ग ने कहा कि ये जब निकले वहाँ से, ये एक शर्ट है और ये एक ट्राउज़र है जो पहन के निकले और यही कपड़े, इसी में ये लोग निकले हैं। मैंने तो किसी के लगाए हैं। अच्छा, मैंने किसी के लगाए हैं ये। अच्छा, किसी ने उधर दिया, उसने लगाया। अच्छा, वो कपड़े गीले हुए वो थे? नाइट ड्रेस था लगाया, वो गीला हो गया था, वो उतार दिया। ये किसी ने दिए, उधर किसी ने लगाए। अच्छा, हाँ। ये कितने बजे सारा सिलसिला शुरू हुआ जी? ये हुआ 2:30 बजे। हुआ क्या? बस अचानक पीछे से दरिया आ गया, फ्लड आ गया, तो पता नहीं कोल्ड ब्रस्ट हुआ क्या हुआ, तो बस जैसा अचानक आया तो फिर निकलने की दी ही नहीं उसने, कोई मौका ही नहीं दिया। सारा सामान जो आपने बनाया था, 6 कमरे, सब खत्म। जो सामान था, मोबाइल तक भी नहीं उठाया, तो बाकी सामान कौन उठाता? फोन था, पापा फोन नहीं उठा पाए। इसी तरह से मेरे हाथ में, उनके हाथ में पापा फोन नहीं उठा पाए। फोन भी अंदर है, फोन नंबर टाइगर से फोन नहीं उठा सके, वो कोई चीज़ नहीं, पापा उठा नहीं सके फोन। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि आपने बड़ी बार इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को लिखा, आप जिम्मेदारों के पास गए, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका गुस्सा बजा है, आपको लगता है अब उस चक्की में दोबारा से आपने पिसना है, शुरू हो जाना फिर ज़ीरो से? वो तो है ही है सर, पिसना तो पड़ेगा दोबारा से, तो लास्ट में वही मिलना है 50,000 लाख अगर देंगे तो। अगर तब तक 25 खाएंगे, 25 देंगे, फ्लड इरिगेशन देंगे। पहले वो खाएंगे, पहले हमें बोलेंगे हमें 10-20 हज़ार, फिर हम आगे काम करें। फ्लड काम नहीं करते। फ्लड इरिगेशन के पास हम गए, PWD के पास गए, MLA साहब के पास गए, DC साहब के पास गए, फ्लड डी के पास हम गए, बहुत बार गए कि ये 2014 में कोल्ड ब्रस्ट हुआ था, तो ये उधर पुल में पाली सारी शटरिंग लगी थी, तो दरिया रारली साइड आ गया, तो इसको वाटर टैंक भी डैमेज हो गया था, तो इसको प्रोटेक्शन वाल दी जाए। एस्टीमेट बनाया, जब एस्टीमेट बनता है दीवार दूसरी जगह जाके बनती है और उसकी पेमेंट निकल जाती है, लेकिन हमारी साइड कोई नहीं आता। अच्छा, किसी ने मुझे ये भी कहा, कहते जो ब्रिज का वो वहाँ जो ब्रिज बना है, पुल जो बना है, कहते उसका भी कोई उन्होंने डिज़ाइन चेंज किया। वो तो ब्रिज जो बना था ना, ब्रिज का जो डिज़ाइन था, वो जो इस वाला जो DC ऑफिस वाली साइड का जो पावा है, उससे बेंड करके उसको पीछे ले गया। अच्छा, आगे वाली ज़मीन बचाने के चक्कर में उसको पीछे लिया गया, तो उस वजह से भी कोल्ड ब्रस्ट हुआ, ताकि पुल बेंड हुआ है। पुल जो अपनी जगह जिसकी DPR जहाँ बनी थी वहाँ है ही नहीं है। अच्छा, है ही नहीं है। तो अब आप करेंगे क्या? आपके फर्जंद तो हैं दोनों, वो तो आपको, चलिए आपका बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा मकान बनाने के लिए, दोबारा ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगभग आपको क्या लगता है कितना खर्चा होगा जी? अगर दोबारा से जितना मकान अगर जितना बनाया उतना तो 25-30 लाख में बनता है एक नॉर्मल रहने के लिए, लेकिन 2 कमरे 3 कमरे बनाएंगे तो 12-15 लाख तो लगेगा ही।
12-15 लाख तो लगेगा ही वो आज की डेट में। जमीन होगी तो लगेगा ना। जमीन होगी तो लगेगा, ज़मीन होगी तो लगेगा, ज़मीन भी तो लेनी है। ज़मीन भी नहीं चल रहा है वहाँ वहाँ तो नहीं बन सकता, जहाँ पे है वहाँ पे आज की डेट में नहीं बन सकता। यानी अब आपको जीरो से शुरू करना है, पहले ज़मीन खरीदनी है, फिर उसके बाद आपको मकान बनाना है। फिर पहले ज़मीन खरीदनी है, फिर मकान बनाना है, क्योंकि ज़मीन जहाँ थी वो ज़मीन ही नाला उठा के ले गया, तो अब वहाँ तो बन नहीं सकता। तो दूसरी बात यह है कि अगर मकान बनाना हो तो 25-30 लाख, इस वक्त तो हमारा नुकसान जो है वो करोड़ के करीब हुआ है, क्योंकि सामान जो था हमारा आज से पहले 40 साल के जो आज तक जो बना 40 साल पुराना मकान है आपका। मकान तो नहीं, मकान तो 25-30 साल पुराना है। 25-30 साल भी बहुत होते, 30 साल में इंसान जमा करते करते घर में बनाते रहे हैं, घर में हर एक सामान बनाते रहे हैं, बिस्तर बर्तन सब चीज़ बनाते रहे हैं, वो अंदर ही तो रखना पड़ता है। हम बोलते हैं हम आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, मरने के लिए सब चीज़ होनी चाहिए, तो बना कर रखा घर में। तो मेरी मिसिस का सामान था, मेरी मिसिस का गोल्ड था, मेरे दूसरे भाई का मिसिस का गोल्ड है, दूसरे भाई का सामान था, सब कुछ। अब इसमें ये भी नहीं है ना कि मतलब कि सिर्फ वही घर था, उससे आगे इससे पहले जब फ्लड हुआ तो उससे जो इनका घर है उससे आगे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, जैसे पीएचई का एक बहुत बड़ा ट्यूबवेल था, बहुत बड़ा ट्यूबवेल था, शॉप्स थी, इवन शॉप्स ऐसा भी थी। नहीं कि वो एंड पॉइंट था, उससे आगे सरकारी डिपार्टमेंट ने वो बनाया हुआ था ट्यूबवेल, उसके आगे दुकानें थी। इससे पहले जो फ्लड आया था 2014 में, तो तब भी उसके बाद इसमें कोई बंद बांधा जाता, अगर कोई वाल दी जाती प्रोटेक्शन के लिए, तब भी सेफ्टी होती। नहीं, ये मतलब आप इनके कह रहे हैं कि घर से मैं आगे- बड़ी बार गया, मैंने गुजारिश की। सर मेरे वाले साहब पर्सनल लेवल पे झूठ तो नहीं बोलेंगे आज की डेट में भी, इतनी बार गए हैं, और मोहल्ले के बंदों से भी एप्लीकेशन लगा के साइन शाइन करवा के सब कुछ दिया। मैं लेकिन वक्त लगते से आपने मुझे बताया कि एमएलए जो इफ्तिखार अहमद है, उन्होंने इस बार कोई लास्ट टाइम, हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर पापा गए उनके पास, लास्ट ईयर पापा आप गए। हिसाब लगाए पिछले साल हाँ, ये इसी 6 उसका महीने, 8 अप्रूवल हुआ होगा, अभी वो पैसा आया नहीं, अभी कुछ बना नहीं। हाँ, उन्हें डीपीआर बना के भेजी है, लेकिन एमएलए साहब ने इतना किया कि स्पेशली जब उनका ये प्लान बनने लगा है, लास्ट टाइम 2-3 महीने पहले बात था, उन पापा का नंबर उनसे मिसप्लेस हो गया, स्पेशली बंदा उन्होंने घर भेजा, रात को 9 बजे बंदा भेजा उन्होंने, उस बंदे ने नाम लिखा प्रॉपर इनका दोबारा से, फिर उन्होंने बोला छोटा काम रखूंगा थोड़ा सेफ्टी के लिए, इसमें खर्चा बड़ा है, तो आगे हमारे यहाँ नेक्स्ट प्लान में इसको बड़ा करेंगे तो फिर अच्छे से हो जाएगा। तो 30 साल में किसी को नजर नहीं आया कि भाई इसको कंक्रीट वॉल करनी है, इसको थोड़ा पक्का करना है? जब गवर्नर साहब ने चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया तो डाक बंगले में मैं उनसे भी मिला, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी, तो उन्होंने प्रोग्राम रखा कि किसी का कोई मतलब है काम अगर हो तो हम यहाँ पब्लिक दरबार रखेंगे, मैं वहाँ उनको भी मिला। उसके बाद मैंने डीसी साहब को भी मिला, उसके बाद मैं एक्शन फ्लड इरिगेशन को मिला, उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूडी को मिला, उसके बाद मैंने कई बार एस्टीमेट बना के डिपार्टमेंट को दिए, लेकिन वो कागज़ों में ही रहे। तो कागज़ों में आज हमारा मकान बह गया, तो आज हम रोड पे आ गए। ये आपने सुन लिया जी कि अब देखिए मामला बेसिकली बड़ा ये संजीदा है। 30 साल हो गए, कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, लेकिन किसी भी हुकूमत को ये नहीं लगा कि 30 साल जिससे जो मकान खड़ा था, जहाँ पर इन दोनों बच्चों ने पढ़ाई की, तालीम हासिल की, बड़े हुए जवान, किसी को ये नहीं लगा कि ये जो बुज़ुर्ग आदमी बार बार हमारे पास आ रहा है, ये जो बच्चा बार बार हमारे पास आ रहा है, हम इसकी बात सुने। अब यहाँ आगे जो परेशानी सबसे बड़ी है वो ये है कि अब इन्हें उस चक्की में पिसना है जिस चक्की में पिसने के बाद भी नतीजा इस तरफ कोई नहीं निकलता। डोडा में ज़लज़ले आए, मजाक तब हुआ जब 100 रुपया 150 रुपये का चेक जो है लोगों को बांटे गए। इससे पहले भी फ्लड आए, लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टीज़ गई, लेकिन जब मुआवजे की बारी आई तो मुआवजा मिला 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और उसके बाद इनसेंसिटिविटी हम लोगों की भी, जर्नलिस्टों की भी, ये हमारा फोकस और हमारी कोशिश कभी ये नहीं रहती कि इनका दुख, इनकी तकलीफ़ समझें और ये बात समझें कि नाराज़ किस बात से हैं। नाराज़ इस बात से कि हमारा मुद्दा और मकसद ये नहीं होता कि मुख्य सचिव अटल डुल्लू वीडियो देखें और फ़ौरन रिहेबिलिटेशन के इन पैकेजेस पर दोबारा से नज़रसानी करना शुरू करें। रिलीफ, रेस्क्यू, उसका मकसद यही होना चाहिए। फ़िलहाल इस परिवार ने अपना 30 साल पुराना घर जो है वो इस बाढ़ में उनका बह गया है, और कारण ये है कि इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर किसी भी वक्त जाकर जो ज़रूरी काम वहाँ पर थे वो 30 साल में पीछे किए होते तो शायद आज ये परेशानी नहीं होती। इसीलिए मैंने उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री दोनों से ये विनम्र विनती और आग्रह है कि जब भी कहीं फ्लड आए, उसके बाद रिलीफ रेस्क्यू एक है, लेकिन दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम भी करें कि अगर वहाँ घर बना है, अगर घर के लोगों ने इतनी रिप्रेजेंटेशंस दी, उसके बावजूद
अफसरों के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगती और अफसर तब तक क्यों खामोश रहते हैं जब तक इस तरह की कोई आफत नहीं आती है। फिलहाल ये परिवार घर के बगैर है। देखना अब ये होगा कि ज़िला प्रशासन ने स्कूल में बंदोबस्त किया है। मैंने गेट पर देखा कि स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है और मैं अंदर आ गया, क्योंकि मुझे पता है पिछले 20 साल से पत्रकारिता में यही देखा है, जब आपका घर आपसे छिन जाता है, सरकार आपको स्कूल में लाके बसा देती है, क्योंकि सरकार के पास आपको और किसी जगह बसाने के लिए जगह नहीं है। जो सरकार एक बड़े प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर को एक कूड़ादान में मजबूर किया है, जिस सरकार ने उसको रहने पर, उसी सरकार ने अब देखिए इनके लिए क्या इंतज़ाम किया है कि सरकारी स्कूल में रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट्स जो है वो किए गए। ये दर्शाता है कि सरकार की पॉलिसी और सरकार का प्रोग्राम कितना कमज़ोर और कितना फ्लिमजी है।